जय हिंद दोस्तों अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को स्मार्ट सैटेलाइट से ट्रैक कर रहा है चीन और सेना को है 1200 आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, फायरिंग में एक नागरिक की मौत। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उसकी समुद्री ताकत का प्रतीक माना जाता है। समुद्र में चलते फिरते ये किले 2 से 4 देशों को छोड़कर किसी भी देश को बर्बाद करके रख सकते हैं। मौजूदा समय में अमेरिकन नेवी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करती है, जिसमें से सभी न्यूक्लियर पावर्ड हैं। लेकिन अब चीनी स्पेस साइंटिस्ट का दावा है कि चीन के स्मार्ट सैटेलाइट रियल टाइम में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ट्रैक कर रहे हैं। इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। साथ ही अमेरिका और चीन ताइवान को लेकर आमने सामने हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में भी अमेरिका और चीन के बीच खींचतान साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में चीन के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के मूवमेंट की पल पल की जानकारी आना चिंता को बढ़ा सकता है। चाइनीज स्पेस साइंटिस्ट के एक नई स्टडी के मुताबिक जब यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पिछले साल 17 जून को न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के तट पर एक स्ट्रेट ट्रांजिट ड्रिल के लिए जा रहा था, तब लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक चीनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने ऑटोमेटिक निमित्ज क्लास के एक एयरक्राफ्ट कैरियर का पता लगाया और सटीक लोकेशन के साथ बीजिंग को अलर्ट कर दिया। उस समय अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर सरफेस वॉरफेयर एडवांस टेक्टिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नेतृत्व कर रहा था। अमेरिकन नेवी के मुताबिक उस दिन लाइव फायर एक्सरसाइज के दौरान 7 वॉरशिप्स और कई फाइटर जेट्स ने एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ ज्वाइंट कार्रवाई की प्रैक्टिस की थी। इस बेड़े ने दुश्मन की सबमरीन्स का पता लगाने, खतरों से निपटने के लिए कई तरह की टैक्टिक्स और फॉर्मेशन चेंज कर लड़ाई करने की प्रैक्टिस की थी। इस दौरान दुश्मन के अचानक किए गए हमले को रोकने के लिए इमरजेंसी वॉर एक्सरसाइज को भी अंजाम दिया गया था। अप्रैल में डोमेस्टिक पीर रिव्यूड जर्नल स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग में पब्लिश एक पेपर में डीएफएच सैटेलाइट के रिसर्चर्स की टीम ने दावा किया है कि चीन इस समय अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को रियल टाइम ट्रैक कर रहा है। दोस्तों, डीएफएच सैटेलाइट एक चीनी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। इसकी एक्टिविटी चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कास्ट कंट्रोल करती है और इससे पहले सैटेलाइट से मिले डेटा की जमीन पर कई दिनों तक स्टडी की जाती थी। ऐसे में आमतौर पर प्रैक्टिस के खत्म होने के बाद चीन को थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाती थी। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सैटेलाइट के जरिए चीन रियल टाइम में यूएस मिलिट्री एक्टिविटीज का पता लगा सकता है और ये सैटेलाइट इतना ताकतवर है कि इससे रियल टाइम लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले के तुर्कवागाम इलाके में सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए श्रीनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रविवार को जम्मू कश्मीर के ज्वाइंट सिक्योरिटी टीम के जवानों पर आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इंडियन आर्मी 1200 प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीद करेगी। ये व्हीकल्स ऊंचे क्षेत्र, रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में आसानी से तेज पेट्रोलिंग कर सकेंगे। अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इंडियन आर्मी ने इसे खरीदने का एक आरएफआई जारी किया है। इन 1200 व्हीकल्स में से 500 व्हीकल्स को सीमा में फैले 4000 मीटर या लगभग 15000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध को देखते हुए भारत अपने डिफेंस मैकेनिज्म को तेज कर रहा है। 12 मई को गठित आरएफआई ने इस साल 10 जून तक वेंडर से उनके प्रोटेक्टेड व्हीकल्स की जानकारी मांगी है। साथ ही प्रपोजल रिक्वेस्ट 2022 में जारी किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 12 महीनों में वेंडर्स को प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स को डिलीवर करना होगा। दोस्तों, प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल एक आर्मर्ड व्हीकल होता है। इसके अंदर सैनिक अपने हथियार और आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ चलते हैं। सीमा पर सुरक्षा पेट्रोलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अचानक किसी हमले से निपटने के लिए भी ये व्हीकल कारगर साबित होता है और इस पर विस्फोटकों का असर कम होता है। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सेल्फ ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ 4x4 ड्राइव मोड के साथ हो, ड्राइवर एंड को ड्राइवर के साथ 10 जवानों के बैठने की सुविधा हो, पावर टू रेशियो 27 HP टन से कम ना हो, इसमें 2 टन वजन आसानी से लोड किया जा सके। इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम 350 mm का होना चाहिए। इसमें मिनिमम स्टेनेज लेवल 2 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन होना चाहिए, इससे ग्रेनेड माइन ब्लास्ट से बचा जा सके। इन व्हीकल्स की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 7.62 mm LMG गन को माउंट करने की व्यवस्था हो। इसमें कम से कम 11 फायरिंग पोर्ट भी होनी चाहिए। साथ ही ऐसे और भी कई जरूरतों को भारतीय सेना ने बताया है। वहीं श्रीलंका ने संडे को बताया कि रिस्ट्रक्टेड संगठन लिट्टे के हमला करने के प्लान के बारे में मीडिया में खबरों को देखते हुए देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सभी कोशिश की जा रही है। और इंडियन मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे 18 मई को श्रीलंका पर हमला कर सकता है।
दोस्तों 18 मई 2009 को श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म हुआ था और इस दिन मुल्ली व्हीकल दिवस मनाया जाता है। आर्थिक संकट से देश को उबारने में असफल रहने के आरोपों का सामना कर रहे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को लिट्टे के साथ 30 साल तक चले सिविल वॉर को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। श्रीलंका के डिफेंस मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 13 मई को द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश न्यूज में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से बताया गया कि लिट्टे श्रीलंका पर 18 मई को हमला कर सकता है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने श्रीलंका को बताया कि ये जानकारी एक नॉर्मल जानकारी के तौर पर दी गई है और इस बारे में जांच की जाएगी व इस सिलसिले में की गई कार्रवाई से श्रीलंका को अवगत कराया जाएगा। मंत्रालय ने बताया नेशनल सिक्योरिटी के संबंध में मिली सभी जानकारी की जांच की जाएगी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इनपुट है कि लिट्टे की योजना 18 मई को पड़ने वाली मुल्ली व्हीकल एनिवर्सरी पर हमला करने की है। लिट्टे कैडर इस दिन को तमिल नरसंहार स्मरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस हमले का मकसद लिट्टे चीफ वेलु पिल्लई प्रभाकरन, न्यूज रीडर ईसाई प्रिया और अन्य नेताओं की हत्या का बदला लेना है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई के बीच फिनलैंड की सरकार ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। इस देश ने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने का फैसला किया है। इससे पहले यूरोप के 2 देश फिनलैंड और स्वीडन ने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नेटो के सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की थी। इसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने थर्सडे को कहा था कि उनके देश को यूक्रेन पर रूस के हमले से उत्पन्न खतरे के कारण बिना देरी नेटो मिलिट्री अलायंस में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहिए। उधर क्रेमलिन ने इसे लेकर नाखुशी जाहिर की थी। उसने कहा था कि फिनलैंड के इस कदम से यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा नहीं आएगी। ये कदम निश्चित रूप से एक खतरा है। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि नेटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड का बयान एक शत्रुतापूर्ण कदम है। दोस्तों, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों को रोकने के लिए जवाबी कदम उठाना होगा। हेलसिंकी को इस तरह के कदम की जिम्मेदारी और परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।